नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत सरकार, आपको बता दें कि भारत सरकार के कई योजनाएं चल रही हैं और इसको लेकर स्कूल विभाग में किस तरह से बेहतर हो और इसको लेकर लगातार भारत सरकार की ओर से विश्व बैंक के सहयोग के तहत स्टार्ट्स योजना चलाई जा रही है। जिन राज्यों में विश्व बैंक का काम चल रहा है वहाँ के ज़िलों में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के आधार पर कौशल की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की जा रही है। उसमें बच्चों को लेकर जो मांगे हैं उसका उल्लेख है। उन ज़िलों में क्या संभावनाएं हैं। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। 2015 में जो समीक्षा की गई थी उसके अनुसार लगभग 25% नौकरियों की प्रकृति बदल चुकी है। नए कौशल की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा। डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन में स्टार्स प्रोग्राम चल रहा है, स्टार स्कीम चल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जिन राज्यों में उनकी काम चल रहा है उसी राज्यों के कुछ जिलाओं को हाथ में लेते हुए उन्होंने एक प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के आधार पे स्किल्स कंडीशन क्या है, स्किल की स्थिति क्या है, उसकी एक समीक्षा की है, एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें जो फैक्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों के मन में जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में उल्लेख है। वहां अपॉर्चुनिटी क्या है, संभावना क्या है उन जिलाओं में जो आगे चल के एक रिकमेंडेशन उनके इसको एक पैन इंडियन मॉडल के नाम पे इसको सैंपल लेते हुए उसको एक पैन इंडियन मॉडलिंग भी किया जा सकता है। और दुनिया में आज की जो नया अर्थनीति आ रही है उस अर्थनीति में नया नया स्किल सेट क्या इमर्ज किया है, कर रहा है, उसी के ऊपर उस रिपोर्ट है। बहुत अच्छा रिपोर्ट बनी है। हमने उसको आज हमारे मित्र मनसुख मांडविया जी जो लेबर मिनिस्ट्री दिखते हैं, स्किल मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया गया। हम तीनों मिलके भारत में जो एक युवाओं की देश है, भारत की 65% आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है। 2015 में जो समीक्षा थी लगभग 25% जॉब की नेचर बदल चुका था। 2028 आते आते ये संख्या, ये परसेंटेज 44% हो जाएगी, यानी नया स्किल्स आवश्यकता होगी, नया प्रोफेशंस इमर्ज कर जाएंगे। पुराने भी रहेंगे लेकिन नए भी आ जाएंगे। और भारत जब एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जब हम विश्व की एक रोबस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, उस समय में हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मानव संबल के ऊपर निरंतर स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की अप्रोच लेके जाना पड़ेगा। और ये जो प्रयास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक ग्लोबल स्किल हब बनाने की कल्पना रखा है। न केवल हम अपना ही अर्थनीति को मजबूत करेंगे, भारत दुनिया की ग्रोथ की ड्राइवर बनने वाला है, नेतृत्व करने वाला है। उस समय में हम अपना स्किल कैपेसिटी को बढ़ानी पड़ेगी। और स्कूल एजुकेशन से ही NEP 2020 ने यही रिकमेंडेशन किया है, स्कूल की समय से ही स्किल के बारे में व्यवस्थित पढ़ाई हो, पाठ्यक्रम बने, उसकी क्रेडिट रेटिंग हो, तब हमारी बच्चों की दक्षता बढ़ेगी। इस दिशा में आज की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, एक लंबे समय के लिए इम्पैक्ट देगी। झारखंड में 23 नवंबर को मतगणना होना है। मतगणना से पहले झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि उन्हें 55 सीटें मिलेगी। पिछली बार उन्होंने 65 सीटों का दावा किया था, नतीजे तो 23 को आएंगे और सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि हमें जनता पर भरोसा है, एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, हम एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो पता नहीं 55 बता रही है, पिछले बार 65 बता रही थी। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, वो सारे फीडबैक्स जब मिलते हैं तो वो अपनी बात कहते हैं। चुनाव का परिणाम तो कल ही आएगा और कल ही सच्चाई का पता लगेगा। निश्चित रूप से हम लोगों को जनता जनार्दन पर भरोसा है और उन्होंने जिस तरह से मैंडेट दिया है, हम ये कह सकते हैं हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और हम अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को फिर से एक बार जो सारी योजनाएं हैं उसको देने जा रहे हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा है कि कहीं कहां खुशी होगी, कहां दुख का सैलाब आएगा, बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। हम लोगों को विश्वास है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है। हमारे खुश होने के कारण हैं, लेकिन इनके बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा जो बाहरी प्रचारक आए थे वो भी टाटा बाय बाय करके चले गए। अगर थोड़ा भी अंदाज़ा होता कि वे जीतने वाले हैं तो यहाँ डेरा जमाए रहते और यहाँ जश्न मना कर जाते। उन्होंने कहा कि परिदृश्य बहुत ही साफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं और हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। किधर खुशी होगी, किधर दुख का सैलाब आएगा, निराशा आएगी, वो बस चंद घंटों की बात है। मैं बड़बोलापन नहीं करूंगा, वक्त का इंतजार करें। हम लोगों को विश्वास है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, हमें इस राज्य की आधी आबादी पर विश्वास है, जिन लोगों ने कतारबद्ध होकर बड़ी संख्या में मतदान किया। हमारे खुश होने के कारण हैं, लेकिन वो जो बाहरी प्रचारक आए थे इनके, वो भी टाटा बाई बाई करके चले गए। सबको पता है, अगर थोड़ा भी अंदेशा होता ना कि जीत की गुंजाइश है, तो वो दोनों तीनों बाहरी लोग जो आए थे ना, बड़बोले लोग, वो अभी डेरा जमाए रहते और यहाँ जश्न मना कर जाते हैं। लेकिन की बात की आपने, महिलाओं ने हिस्सा लिया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। उनकी काफी बढ़ा हुआ प्रतिशत, तो क्या लगता है क्यों बढ़ा है और इसका क्या फायदा होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, बहुत साधारण सी बात है। कोई तो एक ऐसा कारक या फैक्टर मौजूद होगा जो महिलाओं को प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कतारबद्ध होकर वो मतदान करें अन्य चुनावों के मुकाबले। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया, वो उसकी परिणति है। मैया सम्मान योजना हम दे रहे हैं, कोई वादा कर रहा है, कोई जुमले बता रहा है, हम दे रहे हैं, अगले महीने से 2500 देंगे, ये सभी महिलाएं जानती हैं। तो फिर कौन मतदान नहीं करेगा, ये सवाल उठता है। बिजली बिल माफी हमने किया, सर्वजन पेंशन हमने दिया, अबुआ आवास हमने दिया, तो वोट किसको मिलेगा? ये सीधी सी लॉजिक है, बहुत क्लियर है। अब परिदृश्य बिल्कुल साफ है, हम चुनाव जीत रहे हैं, हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा चुनाव के नतीजों से पहले एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से महाविभाजन अघाड़ी बन गया है। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी बोलती है कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार की पार्टी कहती है हम भी रेस में हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में इंडी गठबंधन केवल पद के लिए लड़ता है, उसका प्रदेश के लिए कोई मिशन नहीं है। अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी, वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है, वो देखने लायक है। भाई अभी तो लड़ाई झगड़ा शुरू भी हो गया है कि मुख्यमंत्री का फेस कौन बनेगा। वहां उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम बनेंगे, कांग्रेस बोलती है हम बनेंगे, शरद पवार जी की पार्टी बोलती है कि हम भी रेस में हैं। तो इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन, लस्ट फॉर पोजीशन और अपना बचाव करप्शन, इसीलिए ये लोग एक साथ आए हैं। और इसीलिए पूरे देश में आप देखिए, इंडी अलायंस केवल एम्बिशन और पोजीशन के लिए लड़ता है, उसका प्रदेश के लिए कोई मिशन विशन नहीं होता। गुयाना में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे आगमन के बाद से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला है उससे मैं बहुत अभिभूत हूं। राष्ट्रपति की बात उन्होंने की। राष्ट्रपति अली और उनकी दादी के साथ हमने एक पेड़ भी लगाया। उन्होंने कहा यह हमारी पहल, एक पेड़ माँ के नाम का एक हिस्सा है। यह एक भावनात्मक क्षण था जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। With all of you today. First of all, I want to thank President Irfan Ali for joining us. I am deeply touched by the love
and affection given to me since my arrival. I thank President Ali for opening the doors of his home to me. I also thank his family for their warmth and kindness. The spirit of hospitality is at the heart of our culture. I could feel that over the last 2 days with President Ali and his grandmother. We also planted a tree. It is a part of our initiative, एक पेड़ मां के नाम. That is a tree for mother. It was an emotional moment that I will always remember. Friends, I was deeply honored to receive the Order of Excellence, the highest national award of Guyana. I thank the people of Guyana for this gesture. This is an honor of 1.4 billion Indians. It is the recognition of the 3 lakh strong Indo-Guyanese community and their contributions to the development of Guyana. पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए ग्राम रक्षा दल के लोग पहुंचे। अपने वेतन और अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। जेडीयू प्रदेश कार्यालय के गेट पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्राम रक्षा दल में महिला पुरुष सभी लोग प्रदर्शन करने के लिए जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने सभी ग्राम रक्षक दलों के प्रदर्शन को रोका और उसे वहां से हटाया। आपको बता दें कि जेडीयू प्रदेश कार्यालय से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पुलिस हटाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हम लोग हैं आप लोग। जी कौन लोग हैं आप लोग? कौन क्यों? हम लोग ग्राम रक्षा दल हैं और सब पुलिस मित्र हैं। हम लोग जो है विगत कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। सरकार के माध्यम से थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है संध्या प्रहरी रास्तेगरी जो भी होता है काम, यानी कि सरकार का जो भी काम होता है हम लोग तन मन से करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन आज तक सरकार हम लोगों को 1 रुपया भी मुनासिब नहीं दिया है और इसके चलते हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। जब आते हैं कल भी आश्वासन मिला और आज भी आश्वासन मिलता है, ये नहीं कहता है कि मत करो। रक्षा दल के कुछ लोगों थे 35-40 के तादाद में, लोगों की अपने पूर्व से योजनाओं को लेकर जब यहाँ पे आए थे, क्योंकि सुबह से हम लोग इसके लिए मुस्तैद थे और इन लोगों को भी समझा बुझा के हटाया गया है कि यहाँ पे पार्टी कार्यालय से लोग धरना प्रदर्शन न करें और लोग चले गए। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहरी ने महाराष्ट्र, झारखंड सहित बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं बिहार के 4 जगहों पर उपचुनाव में उन्होंने दावा किया कि चारों की चारों सीट एनडीए जीत रही है। वहाँ 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में 4 सीट हम लोग जीतेंगे, जिसमें 1 सीट हम पार्टी का था और 3 आरजेडी और माले का। और इसमें हम लोग को 1 पर हम लोग जदयू लड़ रहे हैं, वो भी सीट हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लड़ेगी वो भी जीतेंगे और हम पार्टी जो लड़ रही है सब सीट पर हम लोग चुनाव चारों का चारों सीट हम लोग जीतेंगे और भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। आरजेडी और इंडिया गठबंधन इसमें कहीं नहीं नजर आएगा। किया जा रहा है सरकारी महिलाओं के हित के लिए अगर काम सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और विपक्ष के लोग अगर इस बात को कह रहे हैं
तब तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि महिलाओं के लिए काम करने वाली सरकार को विपक्ष जो है फिजूल खर्चा समझ रही है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सोच कैसी है। सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में सबसे पहले महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला है। जीविका दीदी के बारे में सबको मालूम है कि उन्होंने किस तरह से जीविका दीदी को आगे बढ़ाने का काम किया है। हालात ये हैं कि आज आईएएस मैसूर में जाकर के भी जो आईएएस एकेडमी है उसमें जीविका दीदी जाकर के वहाँ प्रशिक्षण दे रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं का कितना सशक्तिकरण हुआ है, विकास हुआ बिहार के अंदर में। और दूसरी तरफ विपक्ष है कि एक तो कोई काम नहीं करते हैं, ऊपर से काम करने वाली सरकार को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। तो इसका तो खामियाजा उनको भुगत ही रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। सर, पटना के आश्रय गृह में आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है जहां बिहार में गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी कमाई और सुविधाओं का लालच देकर देश के दूसरे राज्यों में मजदूरी कराने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। ये मुजफ्फरपुर की घटना है जहां बच्चों को काम के बदले बहुत हालांकि बाहर ले जाकर कम पैसा दिया जाता है, साथ ही उनसे काम भी ज़्यादा लिया जाता है। मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस ने मानव तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 19 बच्चों को भी उनके कब्जे से मुक्त कराया। ये सभी बच्चे और तस्कर 12407 कर्मभूमि एक्सप्रेस में सवार थे। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी सह प्रभारी रेल एसपी विद्यासागर ने बताया कि आरपीएफ और जीआरपी की अधिकारी बचपन बचाओ आंदोलन के तहत एपीओ को सूचना पर ऑपरेशन आहट के तहत मानव तस्करी की रोकथाम के लिए गाड़ी संख्या 12407 कर्मभूमि एक्सप्रेस के जनरल कोच की तलाशी ली और उन्होंने बताया कि जनरल कोच में कुछ डरे सहमे बच्चों को बैठे पाया गया। जब इन बच्चों से पूछताछ की गई तो कुछ बच्चों ने बताया कि हमें अंबाला, जालंधर, लुधियाना, पंजाब की बात कर रहे हैं, में मजदूरी का काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा जो है कर्मभूमि एक्सप्रेस से कुछ ट्रैफिकर पकड़े गए हैं, बच्चों का रेस्क्यू भी किया गया है। हाँ, ये घटना कल 4 बजे के आसपास की घटना है और जो कि कर्मभूमि एक्सप्रेस 12407 कर्मभूमि एक्सप्रेस में हमारे रेल निरीक्षक मनीष कुमार द्वारा देखा गया कि कुछ बच्चे डरे सहमे हुए बैठे हुए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग इनको जालंधर बाल श्रम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था और इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और थाना कांड दर्ज कर लिया गया है। आगे अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें 4 लोग में दीपक कुमार मुख्य रूप से जो मुख्य सरगना दीपक कुमार है, साथ में रघु मरांडी हैं, राहुल हैं। तो ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब बच्चों से पूछताछ की गई तो कुल 19 बच्चे हैं। 19 बच्चों को बाल श्रम के लिए बाहर ले जाया जा रहा था, सबको मुक्त किया गया है और ये बचपन बचाओ आंदोलन में एक बहुत बड़ी कड़ी एक जुड़ रही है। 19 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और अब उनको नाम पता का सत्यापन कर उनको उनके घर पहुंचाया जा रहा है। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सख्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। महिला सुरक्षा के लिए मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की पहल रंग ला रही है। महिलाओं की मदद के लिए जिले भर के थानों में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिस पदाधिकारी के थाना का नाम और मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है जो 24 घंटे काम कर रही है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मोतिहारी में पहली बार महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल महिला डेस्क हेल्प का गठन किया गया है। इसमें महिलाएं निर्भीक होकर अपनी बातों को रख सकती हैं और उनकी समस्याएं मिनटों में पुलिस दूर कर रही है। और इसमें महिला हेल्प डेस्क प्रभारी की तैनाती की गई है जो सब इंस्पेक्टर रैंक की नई बैच की महिला पदाधिकारी हैं और इसी के साथ साथ सभी महिला हेल्प डेस्क का एक सरकारी नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा और जिले की जितनी भी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं और उनको किसी भी महिला संबंधित उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत है या कोई फोटो वीडियो वायरल कर रहा हो
एक्सटॉर्शन कर रहा हो या ब्लैकमेलिंग कर रहा हो या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वो अपने संबंधित थाना के महिला हेल्प डेस्क प्रभारी से मोबाइल नंबर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकती है। थाने पे भी जाके उनसे मिल सकती हैं और अपना आवेदन दे सकती हैं। महिला हेल्प डेस्क प्रभारियों को ब्रीफ किया गया है कि जितनी भी इस तरह की समस्याएं होती है उसको रजिस्टर में संधारण करेगी और उसका जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो तत्क्षण सुनिश्चित करेगी। उद्देश्य क्या है सर इसके पीछे? इसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा करना जो है वो पुलिस की प्राथमिकता रही है। और इसी क्रम में जो छोटी छोटी घटनाएं होती है जो महिलाओं से संबंधित होती है, चाहे बच्चियों से संबंधित रही है, सुरक्षा से संबंधित जो है वो चीज़ पुलिस के सामने नहीं आ पाती है। और इसके लिए महिला थाना बनाया गया है, लेकिन पूरे जिला में एक ही महिला थाना है, तो ऐसी बच्चियों और महिलाओं को काफ़ी दूर से आना पड़ता था। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है हर थाने पे लागू कर दी गई है कि हर एक थाने पे एक महिला के लिए अलग से हेल्प डेस्क रहेगा, ताकि महिलाओं से संबंधित जो भी सुरक्षा संबंधी समस्या है उसका एक फोकस रहे और उसका एक हम लोग अलग से उन पे अपना नज़र रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी है, काउंसलिंग का काम भी करेंगे महिला हेल्प डेस्क, काउंसलिंग का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा और बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज विधि सम्मत कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेगी। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक बार फिर अभियान स्तर पर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जिस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया उसमें काको मोड़, रेलवे स्टेशन एरिया, उंटा सब्जी मंडी, उंटा मंदिर के दोनों तरफ फिदा हुसैन रोड और अरवल मोड़ शामिल हैं। साथ ही सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर फाइन किया गया। कुछ सामान भी जब्त किए गए। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, आज जिला प्रशासन के निर्देश पे हम लोग हॉस्पिटल रोड से काको रोड तक और फिर काको रोड से वापस हॉस्पिटल रोड तक अतिक्रमण का अभियान चला रहे। बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया था सड़क पे आके। मेन दिक्कत है कि नगर परिषद कार्रवाई करती है, फिर 2 दिन बाद वैसे ही हो जाता है। इसमें सर हम लोग आग्रह कर सकते हैं, हम लोग अभियान फाइन भी किया जा रहा है। अभी 5000 के आसपास फाइन भी हो चुका है सर। अभी यहाँ से वापस भी जाना है, आगे भी कार्रवाई। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है। सभी इसी आधार पर वहां पर वोट किए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से सभी प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बन रही है, दोनों ही राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। देखिए, एग्जिट पोल प्रायः शब्द नहीं हुआ करता है, कहीं कहीं उल्टा भी जाता है, लेकिन झारखंड हम लोगों के नजदीक में, झारखंड से रात दिन लोगों का आवागमन होता है, सबसे बातें हम लोग कर रहे हैं। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे भी वो, जिस हालत में भी हो, हमारे एनडीए के लोग ही वहां सरकार बनाएंगे। कितना नंबर आएगा ना आएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 2-4 नंबर अगर शॉर्ट भी करेगा तो भी लोग एनडीए के पक्ष में चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बने, जैसे बिहार में इस आधार पर वोट भी लोग दिए हैं। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो नौबत आएगी, लेकिन अगर वो भी आएगी तो भी 1-2 निर्दलीय उदलीय मिला उला करके सरकार वहाँ बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से सब कोई बहुत प्रभावित हैं। और महाराष्ट्र का तो कुछ कहना ही नहीं, महाराष्ट्र में बहुत क्लियर रूप में सरकार बन रही है एनडीए की, और इस तरह से दोनों राज्य में सरकार बन रही है एनडीए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।